नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी और अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं भारतीय इतिहास का। और भारतीय इतिहास को भी अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसमें भी ये पहला वीडियो है, ये पाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित है। और इस वीडियो में हमने उन सभी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनबीएस और केबीएस, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यानी कि ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत उपयोगी होंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। यानी इनमें से कुछ प्रश्न आपको अपनी अगली परीक्षा में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। खास तौर से टीजीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वीडियो आगे बनाया जा रहा है। तो हम देखते हैं और इन सभी प्रश्नों को हम ट्रिकी तरीके से भी रटने का प्रयास करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसके बावजूद ट्रिकी तरीके से, क्योंकि अगर आप ट्रिकी तरीके से नहीं रटेंगे, बस बेतहासा परंपरागत तरीके से पढ़ते और रटने की कोशिश करेंगे, तो अधिक से अधिक एक दिन, एक सप्ताह, 10 दिन तक ही आपको बातें याद रहेंगी। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद जब परीक्षा होगी तो सभी चीजों को, सभी तथ्यों को एक साथ रटना या दोहरा लेना असंभव सा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब आपके सामने विकल्प आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिकी तरीके से याद करेंगे तो ये आपको कंफ्यूज होने से परीक्षा में बचाएंगे और सही प्रश्न को आपको टिक करने के लिए तैयार कर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय इतिहास का। हम लोग जो अध्ययन करते हैं तो अपनी सुविधा की दृष्टि से इसे हम कई कालखंडों में विभाजित करते हैं। पूरे इतिहास को अगर कहा जाए, पूरे इतिहास को भी अगर हम कह लें तो इसे 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास काल उस समय, उस कालखंड का इतिहास है जिस समय के मनुष्यों के पास लिपि का ज्ञान नहीं था। यानी वो क्या भाषा बोलते थे, क्या लिखते थे, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, बल्कि उनके उपकरणों के और औजारों के माध्यम से ही हम उनके बारे में जान पाते हैं। और इस प्रागैतिहासिक काल को भी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में बांटा गया और इसको भी उपभागों में बांटा गया है। तो प्राग इतिहास के बाद आता है यानी कि ऐसा इतिहास जिन लोगों के पास लिपि का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए इनके बारे में हम बहुत कुछ अस्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं। इसका सारा का सारा ज्ञान पुरातात्विक खुदाई पर निर्भर करता है जो उनके उपकरणों से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण विभाजन है आदि इतिहास। आदि इतिहास यानी कि ऐसा कालखंड जिन लोगों के पास लिपि का तो ज्ञान था, लेकिन हमारी गलती कहिए या हमारी अज्ञानता कहिए कि आज तक अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी, अनेक विद्वान कोशिश करने के बावजूद भी इनके लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग खास तौर से कहते हैं, और वैदिक सभ्यता को भी इसी के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। और तीसरा कालखंड जो है वो ऐतिहासिक काल है, जहां से हमें लिखित साक्ष्य आराम से उपलब्ध होने लगते हैं और लिखित साक्ष्य पर हमारी जानकारी आधारित हो जाती है। तो ऐसे कालखंड को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पूरा पाषाण काल को अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल को 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक और नवपाषाण काल को 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक ले जाया गया है। और उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता मोटा मोटी का है, एकदम नहीं कि एकदम यहीं पे जाके खत्म या शुरू हो जा रहा है। मोटा मोटी एक बताया जा रहा है यहाँ पे कि 2500 से 1500। अब ये जरूर नहीं कि सभी इतिहासकार इस तिथि से एग्री करते हो, लेकिन मोटा मोटी कहा जाए तो 2500 से 1500 तक सिंधु घाटी की सभ्यता थी और 1500 से 600 ईस्वी तक उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता थी। इसमें भी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग लौह काल के रूप में या उत्तर वैदिक काल के रूप में देखते हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये विभाजन आपके सामने आ जाता है, और उसके बाद आगे भी विभाजन है, तो हम लोग आगे के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमने जो वीडियो बनाया वो अब शुरू किया हमने प्राग इतिहास काल। प्राग इतिहास काल मतलब ऐसा कालखंड जिसका हमें लिपि का ज्ञान नहीं है, और इसके अंतर्गत आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में। तो प्राग इतिहास काल कहिए या कह सकते हैं हम इसे पाषाणकालीन सभ्यता। तो देखिए ये पाषाणकालीन, अपने पूर्वजों को आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छा लगेगा अपने पूर्वजों को देखकर। पहले 4 पैरों पे हम लोग चलते थे, फिर धीरे धीरे
पिछले दो पैरों पे हमने खड़ा होना शुरू किया, फिर धीरे धीरे, और इसमें लाखों वर्ष लगे। ऐसा नहीं कि 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में ऐसा हो गया, ऐसा होने में लाखों वर्ष लगा। और अब हम सीधे सीधे पिछले दो पैरों पर आज आपके सामने खड़े हैं। तो अब हम जो अब ये चैप्टर हम लोग बहुविकल्पी चलाएंगे वो प्रागैतिहासिक काल का है, इसे हम कह सकते हैं पाषाणकालीन सभ्यता। तो देखिए इसमें ये परीक्षा में पूछा गया, ये पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर वीडियो तेज लगे तो आप वीडियो को रोक के खुद से उत्तर बताने का प्रयास करिए, ताकि आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी ले सकते हैं। और इसमें सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जो छोड़ दिया जाए। तो सभी प्रश्नों को हम लोग रटने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल ट्रिकी तरीके से रटने का प्रयास करेंगे कि आजीवन आप ऐसे प्रश्नों को न भूल पाए। तो देखिए पूरा पाषाण युग में माइक्रोलिथ जो है निम्नलिखित में से किस युग से सामान्यतः पाए गए? माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म उपकरण वाला समय, सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म औजार। माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म उपकरण किस समय से संबंधित है? तो इसमें आप रट लीजिए मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग में माइक्रोलिथ युग या सूक्ष्म उपकरण पाए गए हैं। इस समय के औजार जो थे आधा इंच से लेकर 0.25 इंच तक के रहे हैं, यानी कि बहुत छोटे रहे, इसलिए इसे हम माइक्रोलिथ युग भी कह देते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है बी, रट लीजिएगा, मध्य पाषाण काल में छोटे उपकरण। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है, यानी कि महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है? क्योंकि हर युग का परिचायक एक धातु होता है। किस युग में किस धातु का प्रयोग ज्यादा हुआ, किस युग में किस धातु से लोग परिचित हुए, इस आधार पर युगों को बांटा गया है। तो महापाषाण संस्कृति किस धातु से संबंधित है? तो लोहे से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। लेकिन रटने के लिए, ताकि आप कभी इसको भूल ना पाए, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। महापाषाण, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा पहाड़। तो बहुत बड़े पहाड़ से ही निकलता है क्या? लोहा। लोहा कहां से निकलता है? तो सोचिएगा, लोहा निकलता है बहुत बड़े पहाड़ से। महापाषाण से ही लोहा निकलेगा, छोटे पाषाण से नहीं निकलेगा। लोहा कहां से निकलेगा? तो महापाषाण से। महापाषाणिक संस्कृति या जो कि अतरंजी खेड़ा से बहुत ज्यादा लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं, और हम महापाषाण संस्कृति को कह सकते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में, जो कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता को दर्शाती है। आंसर है डी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? पाषाण युगीन नहीं है। तो पाषाण युगीन नहीं है, यानी कि पत्थर नहीं है, पहाड़ नहीं है। पाषाण मतलब पहाड़ नहीं है। तो क्या है नहीं है? पहाड़। सोंथी संस्कृति जो है पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। आपको रटने के लिए बता रहा हूं, सोचिएगा कोई सोंथी कोई मसाला है, तो मसाला ये पत्थर और मसाला एक नहीं होता, पत्थर अलग है, मसाला अलग है। सौंधा खुशबू, सोंथी खुशबू जो है वो पहाड़ों से नहीं आती है। आंसर हो गया बी। ट्रिक थोड़ा बहुत जरूरी नहीं कि एकदम कहानी की तरह ही एकदम एग्जैक्ट हो। ट्रिक इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा सा भी होगा तो आप याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल ये नियम है कि आपको टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी ट्रिक होगा, अगर आप अपने दिमाग से बनाते हैं तो वो जरूर आपके काम आएगा और परीक्षा में आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। तो अगला प्रश्न है कि 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार का मतलब हुआ हैंडेक्स। हैंडेक्स जो है वो कहां से मिला था? मिला था का मतलब कहां से मिला था? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार यानी हैंडेक्स, या इसको कह सकते हैं कि हाथ की कुल्हाड़ी। हाथ की कुल्हाड़ी कहां से मिली थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को हाथ की कुल्हाड़ी कहां मिली थी? तो आप इसमें और भी प्रश्न बना लीजिए, कब मिला था? तो 1863 ईस्वी में, क्योंकि हो सकता है आपकी परीक्षा में सन पूछ दे कि कब मिली थी। या प्रश्न को उल्टा भी कर सकता है कि पल्लवरम में 1863 ईस्वी में किस इतिहासकार ने हस्तकुठार प्राप्त किया था? तो आपको ये नाम भी याद करना पड़ेगा। यानी प्रश्न से ही 2 और प्रश्न निकल आए, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। यानी मद्रास के, ये मद्रास में स्थित है, मद्रास के पल्लवरम में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार यानी कि हैंडेक्स प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित संस्कृति से संबंधित। अभी मैंने बताया था
कि लघु पाषाण उपकरण यानी कि छोटे छोटे आधा इंच से पौना इंच तक जो उपकरण हैं, जो छोटे छोटे हैं, जो छोटे छोटे उपकरण हैं, वो उपकरण किस संस्कृति से संबंधित है? तो मध्य पूरा पाषाण काल नहीं, आप याद रखिए पूरा पाषाण काल को भी देखिए, पूरा पाषाण काल थोड़ा सा आप समझ लीजिए, पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण, पहले तो पाषाण काल है, पहले पाषाण कालीन सभ्यता है। पाषाण मतलब पत्थर वाली सभ्यता, पाषाण यानी पत्थरों वाली सभ्यता। तो पाषाण काल को 3 भाग में, पूरा पाषाण एकदम पूरा यानी कि एकदम प्राचीन पूरा पाषाण, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मध्य वाला पाषाण, फिर उसके बाद नव पाषाण यानी कि एकदम लेटेस्ट वाला, पूरा एकदम प्राचीन वाला पाषाण काल, मध्य वाला, बीच वाला समय और लास्ट वाला यानी नया नया वाला समय, नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और एक इसको बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। तो एक मध्य यानी ये जो है मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, यानी कि ये दिखा रहा है कौन सी? तो ये पूरा पाषाण काल का ये विभाजन दिखा रहा है, ये वाला मध्य पूरा पाषाण काल, ये वाला दिखा रहा है। ये मध्य पाषाण कालीन संस्कृति ये दिखा रहा है, ये वाला। तो इन दोनों में अंतर आप समझते होंगे, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इतना तो समझेंगे, ये मैं मान के चलता हूं। यहां पे हम सारा प्रैक्टिस कराने पर विशेष ध्यान देंगे, रटाने पर विशेष ध्यान देंगे, समझाने बैठेंगे तो थोड़ी बातें लंबी चली जाएंगी। ये मैं मान के चलता हूं कि आप बातें समझ रहे हैं। बस अब मैं आपको प्रागैतिहास काल में ही और सिंधु घाटी में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन है इधर उधर, प्रागैतिहास काल में तो थोड़ा सा ज्यादा ही है और सिंधु घाटी की सभ्यता में थोड़ा सा कम है। उसके बाद जब ऐतिहासिक काल शुरू होगा तो आपको सारे इतिहास से पहले से ही परिचित रहेंगे, वो आपको आराम से समझ में आता रहेगा, बस रटना ही रह जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है डी, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, जैसा कि आपने पहले प्रश्न में भी देखा था। देखिए यूपी जीआईसी में यह प्रश्न आया हुआ है। अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी की प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो आपको बस मेन शब्द को रटना है, मुख्य शब्द को रट लेना है। मध्य सोन रटना है मेन, इसमें भी तीनों शब्द में सोन। अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो कुल मिलाकर ये आपको रटना है कि जब सोन आएगा शब्द तो आपको किसको टिक करना है? तो आपको टिक करना है किसको? सिंहवल को टिक करना है। आंसर हो गया आपका सी। तो कैसे सी को आप तुरंत टिक करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप भूल ना पाए, जैसे मैंने बनाया है। सोन मतलब आप सोच लीजिएगा सोन चिड़ैया जो कि गौरैया, जिसको गौरैया से भी छोटी चिड़िया होती है सोन चिड़ैया, हरे रंग की लाल रंग की छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, तो उसे हम लोग गांव में सोन चिड़ैया कहते हैं। आप चाहें तो अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही तो अपने तरीके से आप ट्रिक बदल लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी स्थानीय जो बातें उसके आधार पर ट्रिक बना रहे हैं। तो सोन चिड़ैया जो है वो सिंह के ऊपर भी बैठ जाती है, सिंहवल। तो सोन नदी घाटी से संबंधित जो ही आएगा तो सोन चिड़ैया कहां बैठ जाती है? तो सिंह के ऊपर भी बैठ जाती है, डरती नहीं है। तो सिंहावल आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गंगा घाटी की नरहर संस्कृति किससे संबंधित है? गंगा घाटी की नरहर संस्कृति, असली शब्द है नरहर। गंगा घाटी भूल जाइए, संस्कृति भूल जाइए, बस आपको याद रखना नरहर जब आएगा शब्द तो आपको किसको टिक करना? मूल शब्द को कोड से, ट्रिक से आंसर के साथ जोड़ना होता है, को रिलेट करना होता है। तो नरहर संस्कृति किससे संबंधित है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। कैसे है मैंने बताया, तो इसका ट्रिक है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप भी चाहें तो इसी ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो अपना ट्रिक बना लीजिए। तो नर जो है, नर मतलब मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो एक जीके का यह भी प्रश्न है, तांबे का प्रयोग किया था। सबसे पहले ताम्र पाषाणिक संस्कृति, तांबे का प्रयोग किया था, लोहे का नहीं। तो ताम्र पाषाणिक, नर ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ताम्र पाषाणिक। तांबा ना याद हो तो आप समझ लीजिए तावा, तांबा को आप याद कर सकते हैं, तावा का मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग क्यों किया होगा? तो रोटी बनाने के लिए। मानव ने किसका सबसे प्रयोग पहले किया? तो तावे का, ताकि उस पर रोटी बना सके। ये मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है। तो तावे से आपको याद आ जाएगा तांबा। और नर, गंगा घाटी के पास नर को क्या मिला? तो तांबे का तावा मिला। आंसर हो गया सी।
अगला प्रश्न है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन का मतलब खाद्य को संग्रहित करना, यानी कृषि करना और फिर कृषि के माध्यम से खाद्य का उत्पादन करना, ऐसी अर्थव्यवस्था संबंधित है। यानी खाद्य को इकट्ठा करना, जमा के रखना आगे खाने के लिए। तो ये खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो इसमें डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाता है, ऐसा कोई भी आविष्कार वाला प्रश्न है तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कोई भी आविष्कार बड़ा वाला आविष्कार हो तो हमारा नवपाषाण काल, पहला काल पूरा पाषाण काल, आगे बढ़ा थोड़ा तो मध्य पाषाण काल, और आगे बढ़ा तो नवपाषाण, यानी सबसे लेटेस्ट वाला पहाड़, यानी कि नवपाषाण काल में ही सबसे ज्यादा आविष्कार हुए। तो हमारा आंसर हो जाएगा खाद्य उत्पादक हमारे लोग कब बने पूर्वज? तो नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, आग के प्रयोग की जानकारी नवपाषाण काल में, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां, आभूषणों से युक्त, ये असली शब्द, आभूषणों से युक्त मानव समाधि कहां से प्राप्त हुआ है? आभूषण है और समाधियां हैं। देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं कहीं आभूषणों से युक्त मानव समाधि आएगा, कहीं हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति आएगी, या कहीं और ऐसे ही हड्डी के उपकरण हथियार आएंगे। तो आपस में ये प्रश्न एक दूसरे के साथ गुम हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें किस आंसर टिक करना है। तो ट्रिक भी बहुत सावधानी से बनाना है ताकि हर प्रश्न का आंसर में आप कंफ्यूज ना हो। तो आभूषणों, अब इसकी कहानी सुनिए। आंसर तो मैं बता दे रहा हूं महदाह है, आंसर हो गया सी। कैसे मैंने बताया आंसर सी है? तो इसकी कहानी ये है कि आभूषण, ज्यादातर हम लोग ट्रिक उसी से बनाते हैं ताकि हमको सोचना ना पड़े। परीक्षा में विकल्प कोई हम ध्यान से देखें तो शायद हमें याद आ जाए। शुरू के ही 2-3 अक्षरों से, ज्यादातर में 2 अक्षरों से हम लोग कोड बनाते हैं और कभी कभी पूरा शब्द भी ले लेते हैं। ज्यादातर में 2 ही अक्षर हम लोग लेते हैं ताकि परीक्षा में ज्यादा ध्यान इधर उधर ना करना पड़े। तो 2 अक्षर हम लोग लेंगे इसका, तो मह बनेगा, मह। अब पता नहीं आप लोग महने का मतलब जानते हैं कि नहीं? यूपी में तो ज्यादातर लोग महने का मतलब जानते हैं। महने का मतलब ऐसा एक उपकरण होता है, ऊपर लकड़ी का होता है या स्टील का होता है, ऐसा जिससे दही को ऐसे ऐसे महा जाता है। उसको महने के बाद उससे लस्सी बन जाता है, उसे महेंगे तो घी मक्खन सब बनता है। तो इसको कहा जाता है महना, मह देना। आप समझते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना कोड अलग बनाइएगा। तो महदाह, सोचिए किसी के पास ये वाला उपकरण नहीं है, लकड़ी का, स्टील का, लोहे का, कुछ का भी नहीं है। तो उसने क्या किया, उसके पास कुछ आभूषण थे, तो मटके में उसने या किसी बर्तन में दही लिया, उस दही को उसने अपने आभूषण, गले के आभूषण को निकाल के ऐसे ऐसे हिला दिया और उसकी दही से आराम से क्या बन गया, लस्सी बन गया। तो आभूषणों से उसने क्या किया, मह दिया। क्या चीज? तो दही को। मह दहा यानी दही को मह दिया, किस चीज से? तो आभूषणों से। वैसे कहानी ये भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा, एकदम ट्रिक में ही न घुस जाइएगा। ट्रिक के साथ साथ आप बातों को भी समझते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। अब ब्लेड और ब्यूरिन, ये उपकरण किस समय से संबंधित है? ब्लेड और ब्यूरिन। तो विकल्प है निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, नव पाषाणकालीन संस्कृति। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है बी, उच्च पूरा पाषाण काल। बताया था मैंने पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में, एकदम पूरा पाषाण काल यानी कि निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण, पूरा पाषाण काल। तो ब्लेड और ब्यूरिंग जो है, थोड़ा सा ब्लेड का प्रयोग है, तो ब्लेड तो लेटेस्ट लोगों के पास ही हो सकता है। तो ब्लेड जो है उच्च पूरा पाषाण, और ब्यूरिंग भी, ब्लेड और ब्यूरिंग जो है उच्च पूरा पाषाण काल के लोगों की पहचान है। तो आंसर बी आप ठीक से याद कर लीजिए, थोड़ा सा समय दे लीजिए। और एक बार में ही नहीं याद होगा, ट्रिक के बावजूद भी एक बार पढ़ने के बाद अगला रिवीजन 24 घंटे के अंदर कर दीजिए, उसके बाद अगला रिवीजन 7 दिन के अंदर, उसके बाद आप चाहें तो जब जरूरत पड़े तब आप इसे देख लेंगे। तो आपको एक बार में ही कंफ्यूज नहीं होगा, और नहीं भी देखेंगे तो आपको विकल्प देखने के बाद याद आ जाएगा। ब्लेड ब्यूरिंग प्रकार के ऊपर निकले में से किस परंपरा से जुड़े हैं? तो वही प्रश्न है, अलग रूप में है। तो उच्च वाला पूर्व पाषाण काल, उच्च वाला यानी सबसे लेटेस्ट वाला, लेकिन पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल में अंतर आप समझते रहिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न नवपाषाणकालीन स्थल से पशु के बाड़े, असली शब्द है, पशु के बाड़े के प्रमाण मिला है।
पशुओं का बाड़ा कहां मिला है? तो मैं बता देता हूं, महगढ़ा में मिला है। महगढ़ा पशु के बाड़ा कहां मिला है? तो महगढ़ा। भाई इसका ट्रिक मैं नहीं बता सकता, कुछ प्राइवेट है, आप अपना ट्रिक बना सकते हैं। आप समझ लीजिएगा महगढ़ा किसको कहा जाता है, तो आपको समझ में आएगा। पशु का बाड़ा कौन बना रहा है? तो महगढ़ा बना रहा है। ये मैं आपको बता देता हूं कि महगढ़ा कहां स्थित है, तो इलाहाबाद के प्रयागराज में ये स्थित है महगढ़ा। अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? पूर्व पाषाण काल के लोग यानी पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य उद्यम यानी व्यवसाय क्या था, यानी काम क्या था? उद्यम का मतलब काम क्या था? तो मुख्य काम उनका था शिकार करना। आप पशुपालन को टिक मत करिएगा। पशुपालन जो था वो ऋग वैदिक कालीन लोगों का व्यवसाय था। ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो पशुचारी ही थे, पशु चराते थे, पशुओं को लेकर ही उनकी लड़ाइयां होती थी। लेकिन ये पूर्व पाषाण काल में आप जाएंगे तो शिकार करना, वो शिकार को मारते थे, कच्चा खा जाते थे बिना भूजे, जब तक कि आग का आविष्कार नहीं हो गया। अगला प्रश्न, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मैंने बताया था अभी, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के मैंने बताया था विशेषता क्या थी? लघु पाषाण उपकरण, छोटे छोटे आधा इंच से पौने इंच तक के लघु पाषाण उपकरण इनकी विशेषता थी। आंसर है। कुछ प्रश्न के लिए ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं होती है, कॉमन सेंस से आप उत्तर बता सकते हैं। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है? तो यह बात एकदम बिल्कुल सत्य है। आंसर हो गया ये। अगला प्रश्न है, हैंडेक्स, वही हाथ वाला कुल्हाड़ी, हैंडेक्स और क्लेवर उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक थे? आंसर है पूरा पाषाण काल के भी मैंने बताया 3 भाग हैं। अगर विकल्प नहीं है तो पूरा पाषाण काल सही है, लेकिन अगर विकल्प है तो पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग है। निम्न पूरा पाषाण काल एक दिन यानी एकदम शुरुआत, फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसमें अलग से भी दिया। और निम्न पूरा पाषाण काल यानी एकदम शुरुआती वाले ही समय में हैंडेक्स का जन्म हुआ है, जिसे खोजा था किसने? अभी आपने 1863 में देखा था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो हैंडेक्स निम्न पूरा पाषाण, कैसे रटेंगे निम्न पूरा पाषाण काल? तो हैंड मतलब जो हाथ, कुछ लोग हाथ से काम करते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं, फरसा चलाते हैं, और कुछ लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उंगलियों से। तो जितना ही ज्यादा हाथ से काम करने वाले लोग जो होते हैं वो निम्न कोटि के यानी कह सकते हैं निचले तबके के होते हैं, गरीब लोग होते हैं। और जितने लोग दिमाग से काम करने वाले उच्च तबके के होते हैं या उंगलियों से काम करने वाले उच्च तबके के लोग होते हैं। मोटा मोटी यानी हाथ के प्रयोग से जो काम किया जा रहा था उस समय, यानी कि टेक्नोलॉजी अभी उनकी उतनी आगे नहीं थी, तो हाथ का प्रयोग करने वाले, रटने के लिए आप समझ लीजिए हाथ से जो काम करता है वो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, निम्न, और उस पर भी एकदम पूरा पाषाण काल। तो आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? पूरा पाषाण काल का प्रमुख औजार था हस्त कुठार, इसी को कहा गया हैंडेक्स। हैंडेक्स यानी पूरा पाषाण काल, मोटा मोटी पूरा पाषाण काल, उसमें भी जाएंगे तो निम्न पूरा पाषाण काल यानी शुरुआत में ही हैंडेक्स का आविष्कार हुआ था, यानी हाथ का प्रयोग करके, जिसमें बल ज्यादा लगे। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो अभी प्रश्न आया था, उसी को यहां पे धंधा लिख दिया है। तो हमारा धंधा फिर से पशुपालन नहीं होगा बल्कि शिकार करना ही उनका मुख्य धंधा था। मछलियों का शिकार, जंगली जंतुओं का शिकार भी वो करते थे। पाषाणकालीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आग की जानकारी यानी कि हम जान गए, हमने देख लिया कि यहां पर आग जल रहा है, आग को हम लोग देखते थे। अब आग कैसे लगी, पेड़ से टकराने से लगी या किस कारण से लगी, इसके बारे में कोई बात नहीं है। आग को लोग, पाषाण काल के लोग देखते थे, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं थे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते थे। यानी बस वो जानते थे, आग की जानकारी थी, ये आग है या जो भी नाम हो।
तो ये जानकारी तो उन्हें बहुत पहले से ही थी, निम्न पूरा पाषाण काल से ही थी, यानी एकदम शुरुआत से ही थी उन्हें आग के बारे में जानकारी। लेकिन आग के प्रयोग की जानकारी अगर पूछेगा तो वो नवपाषाण काल में है। तो दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आंसर हो गया यहां पे फिलहाल ए। हेंडेक्स क्लीवर का संबंध है, तो वही प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है अन्य परीक्षाओं में। हेंडेक्स और क्लीवर, हेंडेक्स और क्लीवर का संबंध किससे है? तो फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल। मैं बार बार बता रहा हूं, हैंड का प्रयोग कौन करता है? तो निम्न लोग करते हैं, निम्न कोटि के लोग, नीचे तबके के लोग करते हैं हैंड का प्रयोग। तो आपको याद रहेगा ये प्रश्न, कभी अब भूलेगा नहीं, उम्मीद करता हूं। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत मतलब थोड़े थोड़े बदलाव के साथ औजारों का प्रयोग कब किया जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, उच्च पूरा पाषाण युग, यानी कि निम्न पाषाण युग में नहीं, मध्य पाषाण युग में नहीं, पूरा पाषाण युग में नहीं, बल्कि उच्च। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि परिष्कृत यानी संशोधित, यानी कि टेक्नोलॉजी अपडेट करते हुए, टेक्नोलॉजी जो है वो परिष्कृत औजारों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? तो उच्च वर्ग के द्वारा। कोई भी चीज परिष्कृत है, परिमार्जित है, लेटेस्ट है, तो उसका प्रयोग हमेशा उच्च लोग करेंगे। हेंडेक्स देगा तो निम्न हो जाएगा, निम्न। हैंड, हैंड का प्रयोग निम्न। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। जोरवे संस्कृति, जोर लगाएंगे जब आप, जोरवे संस्कृति है तो जोर जब लगाएंगे तभी आपको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। इनाम गांव कहां है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो जोर लगाएंगे तभी इनाम मिलेगा। ये सिर्फ मैं आपको रटाने के लिए बोल रहा हूं। फिर से इस प्रश्न को पूछा जा रहा है दूसरे तरीके से। जोरवे संस्कृति राज्यों में स्थित है, तो मैंने अभी बता दिया है कि जोरवे संस्कृति है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो महा है उसी में जोर होगा। जोर किस में होगा? जो महान होगा। महा का मतलब महान। आंसर हो गया डी। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। हथनोरा में। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, उत्तर बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो हथनोरा में, तो देखिए पहले तो आंसर देख लीजिए। हथनोरा में असली शब्द यहां पे हथनोरा है। हथनोरा का दो अक्षर लेंगे, मैंने बताया था ज्यादातर शब्दों में हम दो ही अक्षर लेते हैं ताकि आपको परीक्षा में बार बार इधर उधर न देखना पड़े, बस दो ही अक्षर। कोई मैं श्लोक या कविता भी नहीं बनवाता हूं, क्योंकि कविता को याद करने के लिए फिर से ट्रिक ट्रिक के ऊपर ट्रिक, और वो कविताएं भूल जाएगी। तो इसलिए बस दो ही अक्षर आएगा, तो बस आप प्रश्न के ही मूल शब्द के दो अक्षर को देख लेंगे तो शायद आपको याद आ जाएगा अगर आपने ट्रिक बनाया होगा। तो हथनोरा में पूर्व पाषाण कालिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो यहां पर हमारा आंसर कहां गया? सोनकिया के द्वारा। एके सोनकिया। कैसे मैंने आंसर बताया? आंसर हो गया बी। तो देखिए हथनोरा मतलब आप समझ ही गए होंगे। हथनोरा मतलब आराम से कि हाथ, हाथ में क्या रखा है? तो सोनकिया, यानी कि कोई सोना रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तो हाथ में सोना रखा हुआ है। बस इतना याद रखिए, हाथ में क्या है? सोना है। तो हथनोरा में क्या चीज किसने किया? तो एके सोनकिया के द्वारा। इनाम गांव पूरा स्थल है। अभी मैंने बताया था, अगर ट्रिक से आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। जोर, इनाम गांव, इनाम किसको मिलता है? जो जोर लगाता है। फिर उल्टा करके भी प्रश्न पूछ रहा है, जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है? तो इनाम गांव से। इनाम गांव कहां है? तो इनाम किसको मिलता है? जो महान काम करता है, यानी महाराष्ट्र में है। आंसर हो गया बी। ट्रिक बड़ा काम करता है। अगर ट्रिक से नहीं याद करेंगे तो आप बहुत परेशान रहेंगे। परीक्षा में आपका पढ़ा हुआ समझिए कि 50% से ज्यादा भूल जाएगा। याद रहेगा या तो आप 100 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए और उसको 10 बार लिखिए, उसके बाद भी 50% से ज्यादा भूल जाइए, या तो 2 ही 3 बार पढ़िए और ट्रिक से पढ़िए, आपको याद रहेगा। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति फिर से आ गई महाराष्ट्र में। शायद प्रश्न रिपीट हो गया या कहीं और पूछा गया होगा। प्रागैतिहासिक अध्ययन का विषय है प्रागैतिहास। मैंने बताया था प्राग इतिहास, दूसरा था आद इतिहास और तीसरा था ऐतिहासिक, यानी ऐतिहासिक काल। ऐसा इतिहास जिसके लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, पता नहीं किस भाषा में बात करते, तो वो खुद ही जानते होंगे, हम लोग नहीं जान पाए अब तक।
तो ऐसे समय यानी कि कह सकते हैं निरक्षर समाजों का इतिहास, निरक्षर समाज जिनके पास कोई यानी कि अक्षर नहीं था, लिपि नहीं थी। आंसर हो गया ये। ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। कायथा इसमें असली शब्द क्या है? ताम्रपाषाणी संस्कृति कायथा, दो अक्षर से काय निकलेगा। काय का मतलब आप समझ सकते हैं कुछ देर के लिए, काय का मतलब कायर, कायथा संस्कृति। तो सोचिएगा वो लोग कायर, वैसे आप इस बात को दिल पे मत लीजिएगा, मैं ऐसे ही याद कराने के लिए बता रहा हूं ताकि बस आपका काम बन जाए। तो जो थोड़े से कायर मतलब स्लो लोग होंगे वो क्या करते हैं? वॉक करते हैं। और जो ताकतवर लोग रहते हैं तो वो 1600 मीटर दौड़ते हैं 6 मिनट में। यानी कि जो ताकतवर लोग रहते हैं वो दौड़ लगाते हैं, और जो थोड़ा सा कमजोर लोग रहते हैं, कहने के लिए मैं समझाने के लिए बस बोल रहा हूं, ऐसी कोई बात है नहीं। तो जो लोग कायर होते हैं वो क्या करते हैं? केवल वॉक करते हैं, मैं वॉक करने जा रहा हूं, वॉकिंग करने जा रहा हूं। और जो बहादुर लोग रहते हैं वो दौड़ लगाते हैं। तो काय जो ही आ गया यानी कायर यानी वॉक करने वाले लोग। तो आप वैसे पूरी कहानी भी देख लीजिए। ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो वीएस वाकड़कर द्वारा। पूरा नाम भी थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, नहीं तो कभी कभी मिलता जुलता नाम दे देता है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। केवल ट्रिकी नहीं पढ़िए बल्कि पूरा शब्द भी ध्यान दिया करिए। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि कब मनुष्य कृषि करने का मतलब ही होता है कि जब आप कृषि करेंगे तो अस्थायी रूप से एक जगह रहना पड़ेगा। अगर आप कृषि से नहीं जुड़े तो मनुष्य यानी यायावर था, एक स्थान से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे आगे बढ़ते चला जाता था। लेकिन जब मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया तो उसको अब जरूरत पड़ गई एक स्थान पे रहने की। पहले वो वृक्षों पे, कंदराओं में, गुफाओं में रहता था, अब उसे एक स्थान पे रहना शुरू कर दिया क्योंकि उसने कृषि का ज्ञान हो गया। वो कृषि मैंने बताया था सारी जो मेन आविष्कार है वो कब हुए हैं? तो नया वाले यानी कि 9 वाले पाषाण काल में। बहुत बड़ा आविष्कार है ये मानव सभ्यता का कृषि का ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? यानी ऐसे समय का इतिहास जहां पे लिखित साक्ष्य नहीं, लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे, लिपि का ज्ञान नहीं था, ऐसे ऐतिहासिक स्थल इसमें से कौन सा नहीं? तो कौशाम्बी नहीं। ये कौशाम्बी कहाँ है? तो ये इलाहाबाद के पास में है कौशाम्बी। तो यहां पर ये प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, बाकी सब प्रागैतिहासिक स्थल है। आंसर हो गया ये। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? प्राचीन पाषाण युग किसका ज्ञान था पूछ रहा है, कभी कभी ध्यान दीजिएगा नहीं भी पूछता है। किसका ज्ञान था? तो सबसे ज्यादा जानकारी जो थी इनको शिकार की थी। शिकार करते थे मछलियों का, जीव जंतुओं का मार के खा जाते, डरते भी थे लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें मारकर खाते भी थे, उनसे बचने का प्रयास भी करते थे। आंसर हो गया सी। समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते पकड़े, यानी कुत्ते, यहां पे मैं सिर्फ कुत्ते ही को ले लेता हूं, कुत्ते समाधान के साथ, यानी कि जब खुदाई हुई होगी, खुदाई तो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पुरातत्व के मामले में, इतिहास के मामले में खुदाई के जगह पे किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? खुदाई शब्द यानी गलत है। खुदाई नहीं होती, खुदाई तो मजदूर करते हैं, बेतरतीब करते हैं। इसके लिए असली शब्द है उत्खनन। उत्खनन किया जाता है, खुदाई मजदूर करते हैं, तोड़ ताड़ देंगे, जल्दी जल्दी खुदाई करके अवशेष, अच्छे ऐतिहासिक अवशेष तोड़ फोड़ देंगे। उत्खनन एक विशेष तरीके से किया जाता है जिससे कि कोई पुरातात्विक वस्तु जो है नष्ट ना हो पाए, खराब ना हो। तो हम कहते हैं कि समाधान में मानव अवशेषों का कुत्ते के साथ जब उत्खनन किया गया तो देखा गया हड्डियों के साथ यानी शवों के साथ कुत्तों के भी शव मिले, यानी हड्डियां मिले। तो क्या अंदाजा लगाएंगे आप? अगर किसी मनुष्य के साथ हड्डी के साथ कुत्ते की हड्डी मिले तो क्या सोचेंगे? तो सारा कुछ तो सोच ही के बताया गया। कोई आके उस काल का मनुष्य ने इस काल में तो बताया नहीं, सारा कुछ उनके अवशेषों को देखकर ही अंदाजा लगाया जाता है। तो या तो ऐसा हुआ होगा कि कुत्ता मर गया हो, ऐसा तो होगा नहीं कि कुत्ता मर गया हो तो उसके मालिक को भी मार के दफना दिया जाए। ऐसा जरूर हुआ होगा कि मालिक मर गया होगा तो कुत्ते को भी उसके साथ मारकर या किसी अन्य तरीके से दफना दिया गया होगा, यह सोचकर कि मालिक के साथ कुत्ता रहेगा तो उसकी सेवा करेगा किसी और लोक में, यानी और लोक की भावना वहां पर भी थी। तो ये कहां मिला है? तो बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहां है? तो कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाता है ए। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। अनाज की उपज जो है वो प्रथम बार कहां प्रारंभ होगी?
तो आप आराम से समझ सकते हैं कि उसी समय आरंभ होगी जब मनुष्य को कृषि का ज्ञान हुआ था। तो अनाज की उपज कब? जब कृषि का ज्ञान यानी कि नवपाषाण युग में। अनाज में क्या था? तो गेहूं था और जौ था और धान, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। प्रागैतिहासिक में मानव कहाँ रहता था? तो मानव कहाँ रहता था? मचान बना के भी रहता था। अभी भी लोग मचान बना के रहते हैं अपने कुछ समय तक के लिए। झोपड़ी में भी रहता था, कंदरा मतलब गुफाओं में भी रहता था, यानी इन सभी में रहता था। कुछ लोग सारा विकल्प नहीं देखते, मचान या जो ही देखते कंदरा, बस कंदरा को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। सभी विकल्पों को जल्दी जल्दी देख लेना चाहिए। आंसर है डी। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वही प्रश्न फिर से आ गया, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय। तो वहां पे कहीं लिख रहा है शिकार और यहां पे लिख दिया आखेट। आखेट करना भी मतलब होता है शिकार करना। पशुपालन मत आप टिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही लगता है पशु को पालना और पशु को मार के खा जाना, दोनों में अंतर है। ये पशुपालन करते थे ऋग्वैदिक आर्य, पशुचारी थे, घुमक्कड़ी थे। ये आखेट करने वाले, मार के खा जाने वाले, एक तरह से खुद वो जानवर की तरह ही थे, बुद्धिमान जानवर की तरह थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर जिसको कहा जाता था, हार्वेस्टर नवपाषाणिक संस्कृति से प्रारंभ हुआ। तो इसका अवशेष पूछ रहा है कि हमें कहां प्राप्त हुआ है? तो चौकोर वाला जो है आयताकार जो हार्वेस्टर है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो ए, कश्मीर से प्राप्त हुआ है। आप कुछ ट्रिक अपने से भी बना सकते हैं। गंगा घाटी में धान के उत्पादन प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? असली शब्द है धान। तो धान के लिए यहां पर हमारा आंसर हो गया लहुरा देव। लहुरा देव मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहां पर है लहुरा देव? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव, जहां से धान के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो धान जब आ गया तो धान कहां, धान को वैसे तो रखा नहीं जाता है, फिर भी आलू को रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में, लेकिन आप रख लीजिए कि धान को भी अगर कोई कोल्ड स्टोरेज में रखे तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। आंसर हो गया डी। धान कहां रखा गया है? तो कोल्ड स्टोरेज में, इतना याद रखिएगा। चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है, तो चावल का भी आपने देखा था, चावल का प्राचीनतम प्रमाण देखिए यहां पे प्रश्न इसमें, गंगा घाटी में धान, धान का मतलब चावल ही समझिए। तो लहुरा देव, तो यही लहुरा देव कहां पर है? तो लहुरा देव है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहां पर? मैंने अभी बताया है। अगला प्रश्न, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो फिर से वही लहुरा देव में। रटने के लिए आप समझ लीजिए, जो लेटेस्ट जानकारी मिली है, कृषि वाला जब प्रश्न आ जाएगा, तो कृषि का मतलब लहू, लहू से ही, लहू से किसान अपने लहू से सींच कर कृषि करता है, धान उपजाता है, चावल उपजाता है, किस चीज से? अपने लहू से। कृषि कैसे उत्पन्न की जाती है? अपने लहू से। लहुरा देव याद रखिएगा, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है ये। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए? तो मैंने बताया था कायथा का मतलब कायर, तो किसने किया था वहां पे प्रश्न था। यहां पे पूछ रहा है कि अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए कायथा के, तो कायर और कौन होता है? मध्य प्रदेश का कोड होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर जरूरत के समय काम ना आए, आपदा के समय जो काम ना आए एमपी, उस एमपी को हम लोग क्या कह देंगे? कायर। तो कायर कौन हो सकता है जरूरत के समय? एमपी। कायथा, कायथा कौन है? तो एमपी। हमारा आंसर हो गया बी। किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? धान की खेती देखिए फिर से आ गया धान, तो धान को
धान की कुटाई किस चीज से हो रही है? लहू से हो रही है। धान कैसे उपजाया किसानों ने? तो लहू से सींच कर। आंसर हो गया बी। अब भूलिएगा मत लौरा देव को। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलता है? तो ये थोड़ा सा प्रश्न है। प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत का मतलब जब पाकिस्तान भी भारत में था ऐसा समझ सकते हैं, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जब पूछे तब ये है। ये पुराना प्रश्न है। अब लेटेस्ट जानकारी में लौरा देव है, लेकिन पहले ये आंसर हुआ करता था मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के, पाक के यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा था, या कह सकते हैं भूतपूर्व जो पाकिस्तान जो कि भारत का हिस्सा था उस समय के हिसाब से पूछा जाए तो मेहरगढ़, क्योंकि इसमें लौरा देव विकल्प में नहीं है। अब इसको तिथि क्रम से सजाना है, तो जैसा मैंने बताया था सबसे पहले है पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के बाद आता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद आता है ताम्र पाषाण युग, ताम्र युग, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी हमारा ताम्र पाषाण युग इसके बाद आता है। यानी हमारा क्या आंसर हो गया? एक आएगा, उसके बाद 3, फिर 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी हमारा आंसर हो गया डी। प्राक हड़प्पा संस्कृति, प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता, जो कि मैंने बताया था कब से कब तक है? 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है मोटा मोटी हड़प्पा सभ्यता। और प्राक हड़प्पा का मतलब 2500 से थोड़ा सा पहले, यानी कि नव पाषाण काल के बाद और हड़प्पा काल से थोड़ा पहले, यानी हड़प्पा काल से थोड़े से पहले के समय को प्राक हड़प्पा कहा जाता है। तो कौन सी संस्कृति संबंधित है इससे? तो कुल्ली संस्कृति। कैसे रटेंगे? तो प्राक मतलब आप समझ लीजिएगा, प्राक वाला जो आएगा यानी समझिएगा फ्राक। फ्राक आप जानते होंगे, ये फ्राक है लड़कियों का, तो फ्राक पर ही किसी ने कुल्ली कर दिया, उल्टी कर दिया, कुल्ली कर दिया, तो आपको याद रहेगा कहां कुल्ली किया? प्राक हड़प्पा, कुल्ली। आंसर हो गया ये। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो शुरू में हमने एक प्रश्न पढ़ा था, प्राग इतिहास यानी जिनको लिपि का ज्ञान नहीं था, तो क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फुट, 1863 वाले, मद्रास वाले, मद्रास में जहां पे पल्लवरम में इन्हें क्या मिला था? हेंडेक्स मिला था। तो ये पूरी इनकी कहानी बार बार आएगी। 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम में हेंडेक्स मिला था। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। इनको कहा था प्राग इतिहासकार का जनक, अध्ययन को इन्होंने ही प्रारंभ किया था। आंसर हो गया बी। प्राग इतिहास के जनक कौन है? तो फिर वही रॉबर्ट ब्रूस फुट, 1863 में जिनको कुछ मिल गया था। कालक्रम अभी हमने सजाया था, बस थोड़ा सा अंतर के साथ फिर वही प्रश्न है। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, सबसे पुराना पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसमें है नहीं, नव पाषाण काल है, तो यानी कि हमारा आंसर हो गया 2, और उसके बाद कांस्यकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की तरफ इशारा, कांस्यकालीन सभ्यता 3, उसके बाद लौह युग, ये जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के बीच को माना जाता है, उत्तरवादी काल को कह रहा है, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी फिर हमारा आंसर हो गया डी। वो प्रश्न दूसरा था, लेकिन ये प्रश्न दूसरा है, आंसर भले डी दोनों में है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। अब देखिए पशुपालन के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले इसने पूछा था कि आग की जानकारी किस काल के मनुष्यों को थी? तो निम्न पूरा पाषाण काल के लोगों को भी थी, लेकिन प्रयोग की जानकारी नव पाषाण काल युग में, कृषि की जानकारी नव पाषाण युग में। और इसमें पूछ रहा है कि पशुपालन, पशुओं को पालना ये लोग कब सीख गए? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण तक आते आते, और नव पाषाण काल में पूरी तरह से शुरू हो गया। क्योंकि कोई भी चीज एकदम एग्जैक्ट इसमें नहीं है कि आज शुरू कल खत्म, कल खत्म आज शुरू, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अंतर आया है। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम और नव पाषाण काल के शुरुआत में ये पशुपालन प्रारंभ था। प्राग इतिहास काल का जनक फिर वही आरबी फुट, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट। आंसर हो गया। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? बागोर स्थित है आपके राजस्थान में। बागोर कहां स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और ये किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है बी, मध्य पाषाण काल से।
रटना चाहते हैं तो बागोर, यानी कि गोरा कौन होता है, जैसे मैंने बताया था कायर कौन होता है तो एमपी, उसी तरह से गोरा कौन होता है तो एमपी नहीं है, इसमें भी मध्य पाषाण है तो इसको भी एमपी कह सकते हैं, तो एमपी मध्य पाषाण का। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध किससे है? होमोसेपियंस दो अक्षर से निकालेंगे तो निकला यहां पे होमो। होमो मतलब, आप रटने के लिए मैं यह बता रहा हूं, होमो का मतलब ये नहीं होगा लेकिन रटने के लिए बता रहा हूं। होमो का मतलब होम, होम मतलब घर, और घर में ही हम लोग रखते हैं ब्लेड, ब्लेड से ही हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसा मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दिया लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या बनाना चाहता हूं, पता नहीं कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ब्लेड हम लोग अपने सेविंग करने के लिए घर पे ही रखते हैं, टेक्नोलॉजी है, समय की बचत होगी, घर पे रहेगा। तो होम में क्या रखते हैं, ब्लेड रखते हैं, चापर जो रखते होंगे हम लोग तो ब्लेड रखते हैं। तो होमोसेपियंस जो है वो ब्लेड से संबंधित है, जो अपने सीधे पैरों पर ये खड़े होकर चलने लगे थे ये मानव। रॉबर्ट ब्रूसफुट फिर आ गए और इन्होंने कहां से प्राप्त किया था, पल्लवरम मद्रास से, यानी चेन्नई से। हस्तकुठार, हस्तकुठार का मतलब भी वही होता है हैंडेक्स। उपकरण निम्नलिखित में से, हस्तकुठार जो निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है, यानी कैसा उपकरण है, तो बाइफेशियल है, यानी कि द्विधारी है। द्विधारी है मतलब दोनों तरफ उसके धार है, क्योंकि ये हाथ की कुल्हाड़ी है। आंसर हो गया बी। भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी के, ये प्रश्न अलग अलग तरीके के आते हैं, हड्डी के औजार, अभी आपने आभूषण देखा था, समाधानों के साथ आभूषण कहां मिला है, अब आगे हड्डी से बने औजार, फिर आएगा हड्डी की मातृ देवी, यहां पर आया हड्डी के औजार। तो ऐसे प्रश्न कई आएंगे। तो हड्डी के औजार, तो सोचिए कि हड्डी का अगर कोई को औजार किसी व्यक्ति को बनाना होगा, हड्डी के औजार, तो किसी मनुष्य के शरीर में उसको क्या लगाना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा। चीरा लगाना मतलब ऑपरेशन करना, यानी चीरा लगा के उसके हड्डी को निकालेगा जब, तभी तो वो हड्डी का औजार बनाएगा। तो यानी कि जब आदमी मर जाता होगा तो उसके शरीर पर चीरा लगा के, याद करने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। चिराग कहां स्थित है, तो बिहार में। याद रखने के लिए सोच सकते हैं ऐसा काम कौन कर सकता है, तो बिहार में किया जा सकता है। तो बिहार में है चिराग। हड्डी से बने औजार कैसे निकाले गए, तो चीरा लगाकर, कहां पर है, तो बिहार में। दोनों बातें एक साथ याद हो गई, आंसर हो गया बी। प्राचीन मानव प्रजाति है, तो सबसे प्राचीन मानव जो प्रजाति थी वो कहां पर प्रकट हुई थी, तो मध्य अफ्रीका में, सीधे पैरों पर चलने वाले। और इनको कहा क्या गया, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रट लीजिएगा। प्राचीन मानव जो प्रजाति थी, सोचिएगा ऑस्ट्रेलिया समझ लीजिएगा या ट्रे समझ लीजिएगा, ट्रे वाली आधुनिक मानव प्रजाति। सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार यानी हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं, हैंडेक्स और क्लीवर। तो हस्तकुठार और क्लीवर कहां से प्राप्त होते हैं, तो यहां पे हस्तकुठार भी है और क्लीवर भी है। तो मैं बार बार ट्रिक में बता रहा हूं, हस्त यानी कि हैंड, हस्त से काम करने वाले, हैंड से काम करने वाले लोग क्या होते हैं, निम्न लोग होते हैं, नीचे कैटेगरी के लोग होते हैं, और वो भी पूरा पाषाण काल के। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहां मिला, ये तो प्रश्न बार बार आ रहा है, इसको आप रट लीजिए। आप इतनी बार हो गया कि आपको यहीं पे याद हो गया होगा, 1863 ईस्वी में। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त होता है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो आपको फिर कंफ्यूजन वाला सारा विकल्प है, महदहा से कि दमदमा से कि सहारनराय से, महदहा से कि कहां से। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है ए, महदहा से। बूचड़खाना, बूचड़खाना में मह दही, फिर वही वाला ट्रिक इसमें भी आप किसी तरह जोड़िएगा। बूचड़खाने में क्या हो रहा है, तो दही महा जा रहा है, कहां पर, तो बूचड़खाने में। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृह, गर्तगृह मतलब होता है गड्ढा घर, गर्तगृह यानी गड्ढा घर। ताम्रपाषाण काल में यानी ऐसा काल जिसमें तांबे का और पाषाण के उपकरण मिले जुले बनते थे। तो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में, पाषाण काल से लोग अब धीरे धीरे ताम्र की तरफ चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों,
वृत्ताकार गर्भगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से? वृत्ताकार गर्भगृह। तो वृत्ताकार जो गर्भगृह बनाएगा उसे क्या मिलेगा? इनाम मिल जाएगा। वृत्ताकार जो गर्भगृह बना देगा, वृत्ताकार गर्भगृह बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है, जो बना देगा वृत्ताकार गर्भगृह, वृत्ताकार गर्भगृह नहीं गर्तगृह यानी गड्ढा घर बना देगा, उसे क्या मिल जाएगा? इनाम मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा यानी उपकरण परंपरा से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? तो आप नाम सही पकड़ लेंगे, नाम अगर आपने सुना होगा तो ग्रोसियन हमारा आंसर हो जाता है डी। नहीं वाले ज्यादा प्रश्न आप याद करने की कोशिश मत करिएगा। तौबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी, असली शब्द है तौबा। तौबा तौबा कर लीजिए कि कभी भी सोन चिड़ैया को आप मारेंगे। तौबा कर लीजिए कि कभी भी आप सोन चिड़ैया को मारेंगे। तौबा किसको मारने से आपने किया है? सोन चिड़ैया को। इससे पहले भी सोन चिड़ैया आई थी। हड्डी की मातृ देवी देखिए आ गया। अब इस बार उपकरण नहीं है, औजार नहीं है, हड्डी की मातृ देवी है। तो सब प्रश्नों का आप 2 बार जब पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तब कंफ्यूजन क्लियर होगा, नहीं तो बार बार कंफ्यूज होंगे। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो विंध्याचल में आपने सुना होगा कि विंध्याचल देवी है कि उच्च पूरा पाषाण काल। तो इससे आप जोड़ सकते हैं, वहां पे तो खैर हड्डी की मूर्ति नहीं है, लेकिन आप रटने के लिए समझ सकते हैं हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है विंध्याचल के उच्च। उच्च भी याद कर लीजिए, नहीं तो विकल्प दे देगा निम्न उच्च मध्य, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उच्च यानी कि हड्डी की मूर्ति कहां मिली है? तो विंध्याचल के सबसे ऊंची वाली पर्वत पे, सबसे ऊंचे पर्वत पे मिली हड्डी की मूर्ति। हड्डी की मूर्ति कहां मिली? विंध्याचल के सबसे ऊंचे वाले पर्वत पे। विंध्याचल धाम में सबसे ऊंचे पर्वत के पूर्व पाषाण काल से मिली है हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति। आंसर हो गया डी। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता ही रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।